देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। तो मैं बोलता हूँ हाँ भैया, अब कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो आदमी का बीपी बढ़ जाएगा। सड़क तो बड़का भारी बात है भैया। हमारा पैखाना बनने वाला था ना, वो उसमें दीवार खड़ा कर दिया, लैट्रिन की सीटें नहीं लगा। मतलब मेरे को भी बहुत अजीब सा लगता है। अभिनेता तो अभिनेता है वो, लेकिन यहाँ सबसे पहले ना लुक की बात होने लग जाती है। वो जॉब खाली थी तो पिताजी ने बात करके मैनेजर वगैरह से तो वो लगवा दिए। 3500 रुपए मेरी सैलरी उस टाइम। बहुत कचोटता था यार, मैं बहुत रोता था। हेलो और नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज हमारे साथ हैं अशोक पाठक जी, यानी कि आपके विनोद। उनसे करने वाले आज हम लोग ढेर सारी पंचायती। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ विभू भाई। बहुत बढ़िया है ना। बहुत स्वागत है आपका अशोक पाठक जी। अरे शुक्रिया। देखिए, अब विनोद चूंकि यहाँ पर हैं और पंचायत की बातें होंगी तो थोड़ा माहौल एकदम गांव देहात का होना चाहिए ना। तो कुछ व्यवस्था है आपके लिए, ले आओ भाई। तो हम लोग सोचे कि क्या किया जाए, आज तो इसी से थोड़ा सा यार, ये इसको पहन के ये हुआ ना बात। ये बहुत इसी के साथ पॉडकास्ट किया जाएगा। ऐसा। ठीक लग रहा है? और बताइए, वैसे आप बताइए ठीक अरे लगता है एकदम। कि नहीं? वैसे पंचायत में तो एक और चीज मिसिंग है जो हमने कोशिश की थी। अरे स्टील की ढूंढी जाए बट मिली अरे नहीं। तो नहीं यहाँ नहीं, प्लास्टिक की। मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ और कोई पंचायत में हम लोगों ने ये खाया नहीं है। इसको खाया नहीं है इसको actually। बोलते क्या है? इसको चिनौटी बोलते हैं। चिनौटी या चुनौटी? मतलब भाषा में लगा चिनौटी, चिनौटी, चिनौटी। चुनौटी, अच्छा चिनौटी। अच्छा, कौन सा होता है, स्टील वाला कि प्लास्टिक वाला? प्लास्टिक वाला ठीक रहता है ना, भुला जाए कोई दिक्कत। थोड़ा स्टील वाला 1-2 रुपया 10 रुपया महंगा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये मतलब ये बिहार में, हाँ, मैंने ज्यादा बिहार में ही देखा है बिहार कि में, ये- बट अपने ऑडियंस को हम बता दें कि हम इसको प्रमोट नहीं Promote कर नहीं रहे नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट नहीं नहीं कर रहे हैं, करते। स्वास्थ्य और के लिए हानिकारक है। आप ये भी यकीन मानिए कि हम लोगों ने शूटिंग के दौरान कभी मतलब ये इस्तेमाल भी नहीं किया। मलते हुए दिखा है भूषण हाँ, का वो तो कैरेक्टर। अब मल्टी भी अभिनय दिखाते है। हैं बट हाँ, खाते नहीं है। खाते नहीं है आपका कैरेक्टर पंचायत सीजन 2 में विनोद, जी। तो सीजन 2 में वो एंट्री करता है कैरेक्टर एक जिद के साथ, यहीं हकेंगे हम। तो वो जैसे आया वो सीन और उस पर काफी मीम्स बन गए कि एम्प्लॉयज ऑफिस में यहीं हकेंगे हम, जी। स्टूडेंट्स एग्जाम में यहीं हकेंगे हम। आपको इस बात का एहसास कब हुआ कि भाई आपका कैरेक्टर पॉपुलर या फिर मैं कहूँ कि आजकल के टर्म्स में वायरल हो गया है? मैं भी जब कर रहा था मुझे कोई आइडिया अंदाजा नहीं था। मैं बस अपना एंजॉय कर रहा था उस चरित्र का, जो अपना, उसे कोई दिन दुनिया से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी छोटी छोटी समस्याएं। नहीं, उसका पोर्ट्रेयल बहुत अच्छे से आपके कैरेक्टर में दिखता है विनोद का। लेकिन ये वाला जो सीन है, हगने वाला जो सीन है, ये जब शूट हो रहा था या इसकी जो ब्रीफिंग हो रही थी, वहां पे किस तरह की ब्रीफिंग आपको मिली थी कि तुम ऐसे जाके ये करना? क्या थी ब्रीफिंग नहीं, एक्चुअली? उसका ऑडिशन हुआ था यार। अच्छा, उसी सीन का ऑडिशन हुआ था क्या? हाँ, इसी सीन का क्या था ऑडिशन बताइए हुआ था। जरा। हाँ, यही मतलब ये पूरा एक सीन जो चंक था कि डीएम मैडम आ रही हैं और गांव ओडीएफ में घोषित है और भूषण ने इसको चढ़ा दिया है कि ऐसे थोड़ी होता है, क्रांति करोगे तभी तुम्हारी चीजें मिलेंगी। जबकि वो भोला आदमी है, उसे नहीं पता है कि वो इंतजार कर सकता है। हम सब लोग इंतजार ही तो करते हैं कि कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में। और वो दिखता है बहुत बार ऐसा, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बहुत बार ऐसा दिखता है कि जब बनराकस और ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है ना, कभी कभी विनोद बोल भी देते हैं "अरे ठीक है ना, होता है ये सब", लेकिन फिर वो और भड़का देते हैं और उकसा देते हैं। बिल्कुल। विनोद के कैरेक्टर को जो कॉम्प्लीमेंट करता है, जो पूरा करता है, वो है बनराकस, यानी भूषण भाई का कैरेक्टर जो दुर्गेश भाई ने प्ले किया है। जी। क्या आपका मतलब भूषण और बनराकस, भूषण और विनोद का क्या इक्वेशन आपको लगता है एज ए थर्ड पर्सन? दूसरे सीजन में मेरा जिस तरीके से मैंने अपने आप को समझा था और जिस तरीके से लिखा हुआ था, तो वो एक आम आदमी है। मैंने वही जो शुरू में बताया कि उसकी बहुत सारी जरूरतें नहीं है, उसकी बहुत छोटी छोटी जरूरतें, और वो उसके लिए गमज़दा भी नहीं है। वो हंस के बोलता भी तो है कि सड़क तो बड़का भारी बात है भैया। हमारा पैखाना बनने वाला था ना, वो उसमें दीवार खड़ा कर दिया, लैट्रिन की सीटें नहीं लगा। लेकिन वो खुश वो है, बोल रहा है अपना, उसको कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि जाके वो बोल रहा है, धरना दे रहा है कि भाई मुझे लगवा के ही दो तुरंत। एक्सेप्ट कर लिया वो अपने हाँ, reality वो को। एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रोसेस वाला काम है और ये ऐसे ही होता है, धीरे धीरे होता है। हमें दीवार ही मिल गया है, वो क्या कम है? कम है, सही तो बात। सड़क तो अभी बड़ा है। तो वो खुश है। जब वो बोल देते कि 1-1.5 हफ्ता और लगेगा, तो बोलते ठीक है, अब इतना इंतजार कर लिया, 1-2 हफ्ता और कर लेंगे इंतजार, क्या है। लेकिन वो उसको बता रहा है कि नहीं, अगर तुम ऐसे ही इंतजार करते रहोगे तो कब तक करोगे? कब तक करेगा, सही बात। मुझे भूषण विलन नहीं लगता है कभी। हालातों
से मारा हुआ एक इंसान है जिसको चीजें चाहिए, जो डिजाइन हालात तो नहीं, लेकिन वो बात कर रहा है ना, अगर बात भी नहीं करेंगे तो फिर चीजें हल कैसे हल होंगी? कैसे होगी? सही वो बात। सवाल उठाने वाला बात तो इंसान करनी है। पड़ेगी ना। अगर उस गांव में अगर हम एक इमेजिनेशन की दुनिया देखें कि वो गांव है और उसमें इतने सारे लोग हैं फुलेरा में, लेकिन कोई इस विषय में बात नहीं कर रहा है। एक भूषण है जो बात कर रहा है कि परेशान सब है, कोई इवन प्रधान जी भी गिर जा रहे हैं, परेशानी सबको है। हाँ, राइट। अब ये बात अलग है कि ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर इतने लेवल है, हाँ, लेवल में तो वही है कि सब वो एक परेशान तंत्र है, लेकिन फिर भी कोई बात ही ना करे। अगर मुझे लगता है कि भूषण अगर ये सारी चीजें आवाज ना उठाए तो फिर कौन उठाए? कौन उठाएगा? सही फिर बात। प्रधान जी को भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी जैसा चल रहा है चलने देंगे। जब विधायक मान जाएगा, अपने आप दया दृष्टि दिखा देगा तो रोड भी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि भूषण नहीं है गलत, वो आप बात करा। और अब चूंकि विनोद को उसने समझाया है, बुझाया है, उसको भी समझ में आया कि देख तूने अगर क्रांति की तभी तेरा लैट्रिन का सीट लग गया ना तुरंत। तूने क्रांति करी, उसी का परिणाम है ना कि प्रधान जी अपने घर में बुला के तुझे शौच करा रहे हैं। सही बात। तो देख क्रांति करने का कितना। तो सोचिए कि मैं इस सीजन में यही इमेजिनेशन करके चला था कि जिस तरीके से मुझे भरा गया, अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूं भूषण के साथ वो सही है या गलत, लेकिन हाँ वो ये जरूर है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है, राइट। और जब आदमी की महत्वाकांक्षाएं आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक वो हो धीरे धीरे गलत और सही का भेद भूलने लगता है। मुझे ऐसा लगता है, और ये हर इंसान के साथ होता है। कभी ऐसा हुआ है अशोक भाई कि शूट करते करते इतनी हंसी आने लगी कि शूटिंग ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि मतलब वो कहीं और दिशा में जा रहा है, इतना फनी सीन हो गया, वो बन गया? नहीं, अभी पंचायत 3 की बात बता रहा हूँ। इस बार का जो सबसे फनी था मोमेंट वो था कि पंकज भैया की एंट्री, वो पहला दिन था। पंकज झा जो विधायक जी बने हैं। जी, पंकज झा भैया पहला दिन था। मेरा पहला दिन नहीं था, मेरा पहला दिन था उनके साथ इंटरेक्शन, अच्छा। जो हम लोग का एक सीन है हाँ, पंचायत में। पंचायत में, हाँ। तो पहले मुलाकात नहीं, अच्छा वो रहते हैं ना तो वो लगता ही है कि वो वही है, विधायक ही है। अब मन भी करे ना कि जाके हाय हेलो कर ले, तो नहीं भाई रहने दो, छोड़ दो, वो अपने जोन में होंगे कहीं। और वाकई हम लोग खड़े हैं और वो एंट्री लेते हैं। वो सीन भी है कि वो एंट्री अपना टावल वाले ऐसे हाथ पोंछते हुए एंट्री लेते हैं और हम लोग अपना प्रणाम किए हुए। अब मैं उनको देख रहा हूँ, वो एकदम सीरियस। हाँ भाई ये अपना वो कैरेक्टर में ही है कि लग रहा है कि वाकई कोई विधायक आ गया, और मैं एकदम अपने आप को वही समझ रहा हूँ कि भैया मैं तो वहीं से ही आया, गरीब तबका ही इतने बड़े घर में आ कैसे गया हूँ मैं, इतना आलीशान घर, ये सब लगा, फोटोएं, ये वो। अब क्या, अब शरारत तो रहती है। अच्छा मेरे को मजा आता है शरारत करने में ना, तो अब डर भी लगे, पता नहीं क्या इम्प्रोवाइज करूंगा नहीं करूंगा, क्या करूंगा। अब वो आए बैठते हैं और मैं संवाद बोलता हूँ, और वो जिस तरीके से वो बोलते हैं ना, मुझे हंसी आ जाए। क्या था आपका डायलॉग, बताइए वो? मेरा तो वो था ना कि वो खा रहे होते, देख रहे बीपी बढ़ गया, वो नहीं खाते। अच्छा वो सीन। तो हाँ, तो मैं बोलता हूँ, हाँ भैया अब कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो आदमी का बीपी बढ़ जाएगा। तो अब वो देखते हैं उनका सरकता, और मैं भाई कम से कम 4-5 रीटे को मैं वो बोले देख रहे बीपी, और मैं हंसूं और मैं तुरंत पलट जाऊं कैमरे के पीछे, मुझे हंसी आ जाए। और उधर दीपक भाई डायरेक्टर, और अरे यार पाठक जी आप हंस रहे हैं यार। यार नहीं यार, 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, ऐसे ही चल रहा है। मैं उनको देख रहा हूँ और वो जिस मासूमियत से बोलते हैं और जिस तरीके से उनका वो है, और मुझे हंसी छूटे ही छूटे। 4-5 रीटेक हुए वो। अच्छा। मैं हंस जाऊं यार एकदम, मेरे को हंसी आ जाए। अच्छा उधर भूषण को मैं देख रहा हूँ, अच्छा हम लोग आपस में खूब गैंग मस्ती करती है। अच्छा। जैसे सुनीता रजवार जी हैं, दुर्गेश, बुल्लू, हम लोगों ने खूब मस्ती की है। मतलब हमें ये था कि बस लकड़ी करना है, ठीक है, एंजॉय लेना, मजे लेने हैं इनके, ठीक है, अपने को कोई टेंशन नहीं है भाई। अब मैं उनको शक्ल देखूं, अब दुर्गेश भाई मुझे देखें यूं, उसमें देखते भी हैं क्या बोल रहे रे, अब मैं उनकी शक्ल देख के और मुझे हंसी आई। उधर सुनीता, अब वो लिटरली 5-6 बार रीटेक हुआ। एक बार पंकज भैया ने इम्प्रोवाइज ही कर दिया। अच्छा। क्यों हंस रहा है? और मेरी लिटरली फट गई कि ये रोल में बोल रहे हैं कि रियल में बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब ऑन द मोमेंट वो जो चल रहा है वो अपना चल रहा है। मतलब सीन्स तो वायरल हुए ही बहुत सारे पंचायत के। एक ऑफ कैमरा चीज भी बहुत वायरल हुई आपकी, जो आपने फोटो डाली थी एक सानविका के साथ। हाँ, नहीं हुआ क्या कि
सानवी का भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो हुआ क्या कि उसने कोई फोटो डाली होगी, तो उस पे बहुत सारे कमेंट आने लगे, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद। तो अच्छा, हम दोनों की कोई साथ में फोटो नहीं थी। तो फिर सानविका का फोन आया कि यार हमारे पास तो एक भी फोटो ही नहीं है अपनी साथ में। मैंने कहा हाँ यार, शायद एक होगी। हम लोगों ने शायद वहां गए थे जम्मू बॉर्डर पे, तो वहां शायद एक फोटो थी हमारी। मैंने कहा एक फोटो तो है, बोलती दीजिए। फिर उसने वो फोटो डाल दी कि रुको, और उसने शायद कुछ कैप्शन भी लिखा था कि विनोद आप लोग कर रहे हैं, लीजिए विनोद के साथ फोटो, कुछ इस तरीके का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत पुरानी। और वो फिर तो वो खतरनाक वायरल हो गया वो फोटो। लोगों ने वो मजे लिए उसके, इतने मीम्स बने हैं उस पर। अरे बहुत, कहीं भी फोटो डाल के, और वो चल रहा है भाई, रिंकी और विनोद और ये सचिव जी, मतलब वो बहुत पंचायत की बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम लोग गियर बदलते हैं। जी। कॉलेज में आप 4 साल थे और पूरे बेस्ट एक्टर अशोक पाठक, एकदम पूरा पेपर में नाम छप रहा है, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सब कुछ है। बट फिर ना वहाँ से फिर एक ऐसा फेज आता है कि दी एक्टर जिसको माना जा रहा है, जो एक्टिंग में पूरा जा रहा है ना, फिर वो नौकरी करने लग जाता है, केमिकल का गैलेंट होने लग जाता है वो इंसान। हाँ, क्योंकि ग्रेजुएशन जब तक करा था और बेस्ट एक्टर अवार्ड आ रहे थे, मैं थिएटर कर रहा था, और सब लोग, मतलब आपके अखबारों में फोटोएं छप रही हैं कि अभिनय का सोचा तक नहीं था अशोक पाठक ने, ऐसे ऐसे इंटरव्यू छप रहे हैं। लेकिन ये सब भ्रम टूटा मेरा ग्रेजुएशन के बाद, जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया। मेरा वहां हुआ नहीं। और वो दौर जो एक्टिंग का इतना बड़ा स्कूल है, ड्रामा स्कूल, और उन्होंने तो मुझे वर्कशॉप तक में भी नहीं लिया। तो यानी कि मैं कहीं गलत हूँ। अब उतनी समझ नहीं होती है ना कि ना लेने के भी कई कारण होते हैं, कई चीजें होती हैं। अब नहीं हुआ तो मेरा सारा जो भ्रम था वो टूट गया। और फिर अब ना फिर आगे, अब कुछ, अब लग रहा था कोई हौसला। पापा बोल रहे थे कि तुम चले जाओ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर लो, मैं दूंगा पैसे, जहां से तुम पढ़ाई करना, क्योंकि मैं पढ़ के मुंबई जाना चाहता था। मैं बेशक नाटक वाटक कर लिए थे, बेस्ट एक्टर आ गया था, लेकिन मैं इतना उसमें वो था ना कि मुझे यार पढ़ाई करनी थी, मुझे जानना था और थिएटर समझना था। क्योंकि वहां पे मेरी भूख शांत नहीं हुई थी इस साल में, 1 एक्ट प्ले करके, चाहे 1-2 बाहर ग्रुप के नाटक करके। और मैं जो नाटक पढ़ता था तो मैं देखता था यार ये नाटक यहाँ इतने बेहतरीन होते हैं, वहाँ ऐसा सेट होता है, और वहाँ का प्रोसेस अलग होता है, एकदम फिल्म की तरह एक्टिंग होती है। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत वो थी कि मुझे सीखना है यार, मुझे अभी और करना है, मुझे मुंबई यूं ही नहीं चले जाना है। तो वो जहन में था। तो लेकिन वो भ्रम टूटा। फिर मुझे लगा यार ठीक है यार। फिर पापा ने कहा कि ठीक है, तो क्या करना है। फिर मेरा यूं तो मन भी नहीं था कि एमए भी करूं मैं हिंदी से, लेकिन 3 साल बेस्ट एक्टर रहा था, कॉलेज का बहुत सम्मान हुआ था, नेशनल जीत के आए थे। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उस टाइम, IAS लाखलान साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी जिंदगी में। मेरा कॉलेज में कभी फीस नहीं लगी। मुझे मेरी फीस माफ कर दी गई थी। मुझे कॉलेज कलर, यूनिवर्सिटी कलर, रोल ऑफ ऑनर, बहुत कुछ मिला मुझे। मेरे कॉलेज ने मुझे, उसमें एक डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, हिंदी के प्रोफेसर, उन्होंने मतलब बहुत मेरी मदद की, बहुत ऊर्जा। तो आप हिंदी से एमए किए हो? जी, मैं हिंदी में, फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया। तो मैंने कहा कि सर लेकिन अब मैं कॉलेज आना नहीं चाह रहा हूँ, और मैं ना देखता हूँ, अब कुछ मुझे नौकरी करनी है, मैं कुछ घर का, अब ठीक है, अब मुझे अब समझ में आ गया। उस समय मतलब पिताजी नौकरी नहीं कर नहीं, पिताजी नौकरी कर रहे थे बड़ा जिंदल में ही, support- जिंदल स्ट्रिप्स में ही कर रहे थे। तो उनके पास एक ऑफर है कि वाटर ट्रीटमेंट की, वाटर ट्रीटमेंट ऑफिसर कह लीजिए, या वाटर ट्रीटमेंट बॉय कह लीजिए, जो पानी वानी का चेक होता है ना, जब बॉयलर, मेरे पिताजी बॉयलर अटेंडेंट थे, तो पानी का सब TDS और हार्डनेस, ये क्लोराइड, ये सब चेक किया जाता है। तो उसका वो केमिकल वेमिकल में, और उसकी पूरा एक चार्ट बनता है। तो वो जॉब खाली थी, तो पिताजी ने बात करके मैनेजर वगैरह से, तो वो लगवा दिए। 3500 रुपये मेरी सैलरी उस टाइम। ये कब की बात है? 2006। अच्छा, 2006-2007 की बात है। कितना दिन नौकरी किया आप वहाँ पे जिंदल में? 1 साल। अच्छा, 1 साल। 1 साल मैंने नौकरी की। अंदर से कभी कचोटता था कि यार ये जो मेरा समय है, अगर अभिनय में जाता तो ज्यादा बेहतर होता, या बहुत कचोटता था यार, मैं बहुत रोता था। मैं वो केमिकल की ना केनिया उठानी पड़ती थी, 50-50 लीटर की, जो डालना होता था पाइपों में, पंप हाउस पे। तो वो सब मैंने किया है,
और उसी दौरान मेरे कमर में दर्द भी हो गया था उठाने की वजह से। तो मैं कम से कम 6 महीने मतलब बैक पेन से बहुत लड़ा था और रोता था। फिर मेरी माँ गुस्सा हो जाती थी मेरे पापा पे कि क्यों इसको जाने दो, ये कॉलेज ही जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन मैं मम्मी को बोलता था यार ठीक है माँ। मैं वही पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि हाँ चलो वहाँ कमाने लग गए और उस समय 3500 रुपये जो मिले थे वो बड़ी बात थी घर को सपोर्ट करने के बहुत लिए। होते थे 35। तो फिर जब आप वापस आपने डिसाइड किया कि हाँ नहीं मुझे एक्टिंग के ही तरफ जाना है, तो उस वक्त नहीं एक्टिंग, इसमें एक चीज थी कि दोबारा से लोगों ने मेरे में हौसला भरा कि एक बार और NSD तू ट्राई कर। उस साल 2006 में नहीं हुआ, तो फिर ये हुआ कि एक बार और ट्राई कर। 2007 में फिर मैंने NSD अप्लाई किया, फिर वही हाल हुआ। फिर वहीं रहते हुए मुझे भारतेंदु नाट्य अकादमी का पता चला, लखनऊ वाला, कि एक वो भी इंस्टीट्यूट है जहां वहां पर भी 2000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, तो तुम वहां एक बार ट्राई करो। और फिर मैंने वहां ट्राई किया और मेरा वहां हो गया। और फिर आपकी जो जर्नी है वहां से शुरू हो गई। तो फिर ये जर्नी तो बम्बई से पहले की थी। अब बम्बई में जब आपकी जर्नी शुरू होती है ना, वो बड़ी रोचक है। रोचक इसीलिए ना क्योंकि नॉर्मल कहानियों में होती है कि मैं इतना पैसा लेके बम्बई आया, मैं सड़क पे सोया, मैं बड़ा पाव खा, ये सब होते हैं। लेकिन आपकी कहानी में क्या अच्छी बात लगी कि बम्बई में लौंडा आता है और आने के साथ जो पहला ऑडिशन देता है वही वो क्रैक कर लेता है, पैसे उसके लिए मिलते हैं और 1 महीने के अंदर अशोकवा जो है वो लखपति बन जाता है। डोमिनोज का ऐड कर रहा है यार, 70,000 रुपया प्रतिदिन उसको मिल रहा है। जी क्या था वो? 1,40,000 मिले थे ना आपको? हाँ 2 दिन का 1,40,000। तो मतलब बाबूजी को फोन किए कि हाँ भाई। हाँ, अरे मैं खुद ही बेहोश होने वाला था। हाँ, क्या था तो बताइए? मेरे पापा बेहोश हो जाए। अच्छा इतना पैसा मिलता है क्या? कि कोई गलत ये काम क्या- वाम तो नहीं क्या कर रहा हो है? गए? मतलब तू तो बन गया। क्या बात हुआ था बताइए। नहीं अब मुझे एग्जैक्ट बात नहीं पता, लेकिन मैं इतना खुश था जब मेरे को कॉल आया ना, मैं इतना खुश था, मुझे लग रहा था कि मैं बीच पे बेहोश होकर गिर जाऊंगा। बीच पे था, मैं समझ, मुझे लगा पहले तो कोई मजाक कर रहा है। अच्छा। और वो 70,000 बोला तो मुझे लगा कि 17 है। अच्छा आप तो खुश हो, 17,000 उसमें आप खुश समझ हैं? गए। हाँ उसमें भी खुश होंगे उस वक्त तो 17,000 मिल रहे हैं अरे वो भी बहुत बड़ा वही था बहुत भाई। बड़ी बात है। मैं खुद ही 35-40 लेकर आया था और वो भी टारगेट था कि जब तक ये चलेंगे तब 40,000 रुपया लेके आप आए थे 40,000 रुपए लेकर आया था। और ये भी था कि जब तक ये चलेंगे तब तक मुंबई में हूँ, वरना 1 2 का 4 घर जाऊंगा वापस और थिएटर करूंगा। क्योंकि ये मुझे पता चल गया था ट्रेनिंग से कि मैं अच्छे से थिएटर, मैं जाके मैंने शो भी किया है हिसार में और टिकट शो किया और वो बहुत अच्छा हिट शो रहा उसका। जाति पूछो साधु की मैंने किया हिसार में, 27-28 की टीम लेके स्पॉन्सरशिप लाया मैंने जाके हिसार में जितने बड़े हॉस्पिटल्स थे, ट्यूशन सेंटर्स थे, वहां से मैंने पैसा इकट्ठा किया। मैंने उनको ये बोला कि हम आपको फैमिली का 500 रुपए का पास दे रहे हैं, आप नाटक देखने आइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं पैसे वापस अरे यार करूंगा। क्या बात। आपको ये कॉन्फिडेंस था। तो जो पहला ऑडिशन जब आप क्रैक किए वो किस चीज का ऑडिशन था? पहला ऑडिशन तो मैं पता नहीं ना, मुझे लगता है कि मेरे से जितना स्ट्रगल या जितना मेहनत कहिए कि ईश्वर ने ना पहले ही करवा लिया। अच्छा। और वो इसलिए करवा लिया कि शायद ईश्वर मुझे ना तैयार कर रहा था कि तुम्हें ना मैं कहीं और ले जाना चाहता हूँ, तुम ये थोड़ा ठोक पीट के तुमको बजा के तुमको थोड़ा मजबूत कर दिया जाए। मैं स्कूल में ही पढ़ रहा था, तभी लखनऊ में एक फिल्म बन रही थी शूद्रा द राइजिंग। ओके। अच्छा 2009 की बात है। और 2009 नहीं, 2009-10 की बात है। मैं इंटर्नशिप कर रहा था, 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद 1 साल मैंने इंटर्नशिप भी की वहां पर BNA में रहते हुए। और 2010 में ही वो ऑडिशन पता चले कि भाई मुंबई से लोग आए हैं और फिल्म बन रही है और शूद्रों की समस्याओं को लेकर, उस तरीके से समस्याओं को लेकर ये फिल्म है कि क्या क्या होता है, और तुम यार तुम्हारी कद काठी और इसी तरीके के लोगों की जरूरत है। मैंने कहा कि ठीक है चलो, गया ऑडिशन दिया और अब हुआ तो कुछ नहीं, फिर गायब हो गए वो लोग। लेकिन कुछ दिन बाद कॉल आया कि रोल तो जिसके लिए दिया वो नहीं हुआ, वो सब लोग मुंबई से ही कास्ट होके आए थे। ओके। लेकिन उसमें ये हुआ कि खड़ा कर दिया गया मुझे भीड़ में अच्छा कि हाँ चलो, क्योंकि एक्टर, उनको ऑडिशन बहुत अच्छा लगा था मेरा कि यार इसको रखो। इत्तेफाक मेरी जिंदगी में बहुत हुए हैं। अब भाई, अब मैं उसमें खड़ा हूँ, 15 दिन बीत गए, 20 दिन, और उसमें एकदम ऐसे नंगे पुंगे पड़े रहते थे, बस खाली एक लंगोट सी लटकी रहती थी। अच्छा। कभी आप देखिएगा, फिल्म है वो। तो
लंगोट लटकी रहती थी, दिन भर नंगे धड़ंगे पड़े वहीं स्कॉर्पियो क्लब, संजीव जायसवाल जो डायरेक्टर हैं उन्हीं का वो पूरा क्लब है, और वहीं पे सेट वेट लगा था और वहीं पड़े रहते थे हम लोग। 20-22 दिन 25 दिन शूट होने के बाद ये हुआ कि पता नहीं संजीव जी को क्या लगा, वो मैं किसी फ्रेम में खड़ा होता था चाहे कुछ भी, तो उनको ये लगता था कि यार ये इससे कुछ तो करवाना है यार, ये कुछ तो है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो चीज़ उस वक्त मेरे अंदर देखी। तो 5-6 दिन क्लाइमेक्स शूट होने में 2-3 दिन रह गए थे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में, बोले मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ अशोक, तुम्हारा ऑडिशन आज भी ना मेरे दिमाग के जहन में चलता है कि तुम किस तरीके के अभिनेता हो, तो मैं तुमको कुछ यूज करने वाला हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें यूं निराश होके नहीं जाने दूंगा। क्योंकि मैं भी थोड़ा निराश, क्या भीड़ में कुछ हो तो रहा नहीं है, पैसे वैसे उतना मिलना जाना है नहीं, वहीं खाने पड़े। कितना पैसा मिल रहा था उसमें आपको? बहुत, वो तो अब मत जिक्र करिए। बताइए 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 ना। पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं, बस वो बहुत मिनिमम टोकन सही होगा। 1000 रुपया? नहीं डेली का। हाँ? नहीं महाराज, इतना उससे ज्यादा? अरे बहुत कम, छोड़ दीजिए, वो पैसों की बात ही नहीं करते। हाँ ठीक है चलिए। तो हुआ क्या कि उन्होंने 1-2 सीन में ना मुझे ऐड किया, अच्छा, जो अभी शूट हो रहे थे, कि कहीं बीच में थोड़ा दिखा, मैं कहीं दिखा। कल क्लाइमेक्स होने वाला था फिल्म का, ठीक है। जिसमें पूरी बस्ती चलानी थी, मतलब पूरा सेट तहस नहस करना था। और उसी एक रात पहले उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। अच्छा। और उन्होंने मुझे फिर क्लाइमेक्स का सीन बताया कि सब मर गए हैं, सिर्फ तुम बचे हो इस पूरी बस्ती में, और ये मैं सोच रहा हूँ, और बताओ। मैंने कहा क्यों, मैं बिल्कुल करूँगा। बोलते पता नहीं, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम करोगे। और उन्होंने पूरा वो एक बढ़िया सा लिखा, एक पन्ने का पूरा स्पीच वगैरह, और फिर वो शूट किया अगले दिन। और वो फिल्म भी डिजिटल नहीं थी, रोल पे शूट हो रही थी, फिल्म पे होती और थी। सोचिए कि उन्होंने इतना रिस्क लिया कि वो बहुत महंगा रोल होता है। हाँ, अगर आप, और वो सीन है ना मेरा उस फिल्म में, वो सिंगल शॉट सीन है, मतलब उसमें कट वट नहीं है। ओके। वो शुरू हुआ, वो फिर एकदम वो स्टडी कैंप पे चल रहा, एक यात्रा है पूरी, वो 3-4 मिनट का सीन है पूरा, और वो चल रहा है, और एंड कट होता है, और वही कट क्या होता है, उसी के साथ वो डिसॉल्व हो जाता है क्लाइमेक्स। तो अशोक भाई, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि भगवान कहीं और ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे जी ठोक बजाकर जी तो जहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे थे वहाँ की बात करते हैं, जी इधर इस साइड। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म सिस्टर मिडनाइट, वो Thank कांस you से so प्रीमियर much, हुई है, और जितना पढ़ा कि भाई उसको 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, राइट? हाँ, बहुत देर तक लोग, मतलब उसको एग्जैक्ट मुझे गिनती नहीं दिया गया, लेकिन हाँ बहुत देर तक लोग मैं वही खड़े समझना रहे चाहता हूँ कि जैसे standing कभी ये सोचा था कि मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल तक जाने का कभी सपना देखा था, वहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा? कुछ नहीं देखा था यार, मुझे कुछ सपना नहीं देखा था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इस फिल्म में लीड था मैं, जब इसमें कास्ट राधिका आप्टे और आप। जी, और इसमें बहुत डिफरेंट रोल भी है आपका। बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग तरीके की फिल्म है ये। और मैं शुक्रगुजार हूँ दिलीप शंकर जी का, जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और करण कांधारी का, जो इसके डायरेक्टर हैं, कि उनको मेरे पे इतना फेथ आया कि वो अपने, मतलब मेरे को उन्होंने कास्ट किया इस लीड के लिए। और फिल्म हुई। अब मुझे तब तक नहीं पता था कि मेरे अपोजिट राधिका आप्टे, ये बहुत बाद में मुझे पता चला, जब मैं कास्ट वास्ट हो गया, और उसके बाद जब मुझे फाइनल फिर ये पता चला कि राधिका, जब वर्कशॉप शुरू हुई, तो मैं तो सोच रहा था अरे ये क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत कमाल की अभिनेत्री हैं, और मैंने उनका इतना सारा काम देखा है, और आप उनके साथ आप एकदम पैरेलल वो हैं। और ये फिल्म मुझे लगता है कि राधिका जी की ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस फिल्म में, सिस्टर मिडनाइट में। बहुत बहुत मजेदार रहा, मिल गया, फिर कर लिया, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर ब्रिटिश फिल्म एकेडमी, फिल्म 4, ग्रिफिन पिक्चर, सब बाहर के, और ये फिल्म भी स्टॉक पे शूट हुई है, ओह डिजिटल पे शूट नहीं हुई। अच्छा। तो बहुत कमाल का इस फिल्म की लर्निंग प्रोसेस मेरी बहुत कमाल की थी, मतलब कुछ नए तरीके का सिनेमा देखा मैंने, सीखा, वो नए तरीके की एक्टिंग स्टाइल है उसमें, बिल्कुल एब्सर्ड टाइप की फिल्म है, एब्सर्ड है, थोड़ा अलग हट के सारा एक्टिंग स्टाइल है। आप बता रहे थे कि एक फिल्म आपने की शूद्र, और फिर आप बोले कि मेरे जैसे लोग उनको चाहिए। जी
अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना एक स्टैंडर्ड होता है कि हीरो को ऐसा ही दिखना चाहिए, हीरो को ऐसा ही लगना चाहिए, और जो एक अलग तरीके से दिखते हैं या जिनका स्किन टोन कुछ अलग है, जो मान लीजिए कि गोरे नहीं हैं, उनको टीवाई के रोल मिलते हैं, उनको नौकर के रोल मिलते हैं। जी। तो आपका भी जो दौर था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2016 से 2020 तक जब आपके पास काम नहीं था तो आपने पंजाबी फिल्म में बहुत की और उसी से आपका किचन चला। बट उस दौरान भी इनफैक्ट कि बिट्टू बॉस में भी आप टैक्सी ड्राइवर बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि एक सर्टेन वे में आप दिखते हो, इसी वजह से आपको ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग फेस करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं ये मतलब मेरे को भी बहुत अजीब सा लगता है। अभिनेता तो अभिनेता है वो, लेकिन यहाँ सबसे पहले ना लुक की बात होने लग जाती है। पैसे तो चाहिए होते हैं, और मैंने बहुत सारी पंजाबी फिल्में की, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वही एक तरीके के रोल किए, उसी तरीके के अब रोल आप किए। मना कर रहे हो इस तरह के रोल को अगर आता है विनोद जैसा या बार बार? यार मुझे ना विनोद जैसे रोल से भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसके कुछ नए आयाम हो, नए आयाम हो, कुछ अलग तरीके कुछ अलग की करने चीजें को हों। दिखाने को मिले। लेकिन अगर आप सेम उसी तरीके से, मैंने पिछले 1-1.5 सालों में बहुत सारा काम मना किया कि नहीं है यार, पता नहीं, मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए विभू भाई, मुझे मन का काम चाहिए। मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं है जिंदगी में। फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो आप, पैसा इतना कमा ये लिया तो हो? दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि वो स्टेबल है। आज क्या है और कल क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिसने पैसों की किल्लत देखी है, आज उसके पास इतना, अब उसका इतने का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इतना हिसाब है ना कि मैं अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूँ, मैं एक अच्छी सोसाइटी में रह पा रहा हूँ। इवन मेरा मुंबई में एक छोटा सा 1 रूम किचन भी है जो मेरा खुद का है। अच्छा, ठीक है। ओके। मेरे मम्मी पापा खुश हैं, वहां मैंने घर बनवा दिया है। तो जिसने पैसों की किल्लत देखी हो, आज उसके पास इतना है, तो मुझे लगता है ये इतना बहुत है। इतना भी मैंने नहीं सोचा था। मैंने क्या, मेरे पिताजी ने भी नहीं सोचा था कि कभी हम हवाई जहाज में चढ़ेंगे। चढ़वा दिए आप लोग? हाँ। अच्छा, कहाँ से क्या था? पटना से दिल्ली। पहली बार फ्लाइट पे कब चढ़े आप? तो सबसे पहली मेरी फ्लाइट की यात्रा थी दिल्ली टू चंडीगढ़। अच्छा। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और मैं सब पूछ के कैसे जाना होता है, एयरपोर्ट पे क्या करना होता है। तो मेरा एक बैचमेट था अजय राज तोमर, जो हम लोग 6 लोग एक साथ रूम में रहते थे। तो उसने मुझे सारी, वो जा चुका था फ्लाइट से, वो अच्छे घर से था, तो उसने अपना वो देख चुका था, यात्राएं कर चुका था। तो उसने मुझे बताया जइयो गेट पे वो देखेंगे, फिर अंदर जाएगा, फिर एक लाइन लगी होगी, वहां ऐसे करना है, फिर आगे चेक इन होगा, ये होगा वो होगा। और मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब गया, देख रहा हूँ ये अब का। मैं तो एक बार बोर्डिंग करा के फिर दूसरी में उनका, ये भी यहाँ से निकल के यहाँ कुछ लाइन में, उस लाइन में भी कुछ लग गया। लेकिन वो लाइन, वो दूसरी चेक इन की लाइन थी, मुझे जाना था सिक्योरिटी में। तो फिर मैं पूछ पाछ के कि यार ये हो गया है मेरा, आप बताइए कहाँ जाना है। अच्छा वहां जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बहुत कमाल था, वो पहला सफर तो बहुत कमाल था। अशोक भाई, अभी आई थिंक आपकी एक्टिंग की तो सब तारीफ कर रहे हैं जी। बट एक और टैलेंट सुना है कि आप बहुत अच्छे बाथरूम सिंगर हैं। हाँ, मतलब गा लेता था, आगे कुछ करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा? नहीं। सुनाओ यार, 2-3 चीज़ सुनाइए ना आप। क्या है? मैं अब गा नहीं पाता हूँ अब, माशाल्लाह। पहले तो कुछ थोड़ी बहुत आवाज थी भी, सोहर गा दीजिए, आप बहुत भोजपुर के हैं और पंचायत 3 में भी सोहर है मनोज तिवारी की आवाज में, ललना हिंद के सितारा, वही सुना दीजिए आप। यार उसकी लाइनें में अरे बोला, सही गलत हे कुछ भी- राजा जी, हे राजा जी, जेकर क्या है, हिंद के सितारा। हाँ वो तो है, हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओकरा ऊपरा डीएम होई है हो। हे ललना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओकरा ऊपरा डीएम होई। अभी बहुत थोड़ी बढ़िया। अब बिहार के आप हैं, बिहार से आपके रूट्स हैं, बिहार को दिल में कैसे रखते हैं आप? बिहार क्या है आपके लिए? बहुत दिल के करीब है। बिहार में कहाँ से हैं आप? सिवान। भोजपुरी आती है आपको? बिल्कुल आती है। सुनाइए कुछ भोजपुरी में। क्या सुनाई बोला? तो क्या देख रहा है विनोद, अगर भोजपुरी में होता तो भोजपुरी में, जैसे आप वो शौचालय वाला जो डायलॉग है आपका, अगर भोजपुरी में होता तो क्या इसमें होता? बोला है मैंने एक जगह, अरे माई माई, अरे जोर गई नहीं रहता, कुछ तो बोला है मैंने। क्या बोले क्या? ए बंद करो हो, क्या चले, वो बोलते रहे बंद कर मोबाइल, बंद कर, ए कह दो मोबाइल बंद कर दो। वो कई बार निकल, तो वो
अच्छा अशोक भाई, एक चीज़ बताइए, आप चूंकि बहुत प्राउडली बताते हो कि आप बिहार से हो और वो चीज़ है, बट बिहार की ना एक सर्टेन इमेज है बाहर में, और खास करके बम्बई में या कहीं भी बाहर जाते हैं ना, कि तुम बिहारी, तुम्हारे बिहार में होगा तो तुम कट्टा लेके ही घूमते होगे, या बिहारियों के हाँ, बीच मतलब मुझे लगता है कि किसी आदमी को उसके राज्य से या वो कहाँ वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए और उसको इसलिए जलील नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सही जैसे कि होता है, हर शहर का आदमी होता है, हर राज्य का आदमी होता है, अलग अलग तरीके से होता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि वहाँ पलायन ही हुआ। कौन माइग्रेशन। अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं किसी और जगह ये पर? बहुत बड़ी बात बहुत। बोल दी आप। कोई सही बात। जाना चाहता है? कोई अपने और मुझे माता लगता पिता है को सब। छोड़ के, अगर नौकरी ही करना है तो मैं, अगर वहां पे नौकरी रोजगार हो तो कोई क्यों जाए किसी और वही। राज्य में और जाके वहां पर मजदूरी करे और 6 महीने में और साल भर में अपने फैमिली से मिलने आए? 6 महीना साल भर अपनी फैमिली से दूर रहना, क्या दर्द होता होगा। तो अशोक भाई, हम अभी माइग्रेशन की, पलायन की बात कर रहे थे, जिसमें काम की तलाश में, अच्छे रोजगार की तलाश में लोग बिहार से बाहर निकल जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है बिहार में कि अच्छे एजुकेशन की अभाव है, अच्छे स्कूल्स का अभाव है, और इसी वजह से बच्चों को भी बिहार से बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो अच्छा एजुकेशन पा सकें। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे आपका क्या विचार है? यार, मुझे वही लगता है कि एजुकेशन इंसान का ना, जैसे मेडिकल बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन का, कि एक मेडिकल, चाहे जो भी हमारा खाना पीना, हुँ, भोजन, उसी तरीके से एजुकेशन, ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ है ना कि इसके बगैर ना हम कभी आगे। आज जब एक वक्त था ना जब मुझे लगता था कि नहीं यार, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दूंगा, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दूंगा, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आज जब ये सब मेरी ज़िंदगी में, अगर मैंने आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया होता तो शायद मैं कभी अभिनेता नहीं बन पाता। मैं वही 3500 रुपये का आदमी हो जाता, या आज बिल्कुल। 5000 रुपये सैलरी होती, कहीं ज़िंदगी वैसे ही घिसट के और सपने सारे मर चुके होते, टूट चुके होते। तो अगर मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपकी कोई किस्मत बदलेगा तो वो लगता है कि वो एजुकेशन ही बदलेगा। एजुकेशन ही आपको सब कुछ देती है यार, वो इज्जत भी देती है, सब कुछ, पैसा, हर चीज एजुकेशन से ही आएगा। लेकिन वो सिर्फ, मेरे को लगता है कि एजुकेशन नाम का एजुकेशन ना हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे आजकल युवाओं को, या बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं आना चाहता हूँ मुंबई काम। मैं उनको सबसे पहली बात यही बोलता हूँ कि यार, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपना लिटरेचर, अपना ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ना थोथा चना बाजे घना वाली बाजे बात गाना, हो जाएगी। तो हमारी जो भी, तो मुझे तो लगता है कि ये मेरी आज तकदीर, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मीडिया में भी आता हूँ बैठना, ये बैठने का कॉन्फिडेंस ही है ना, या यहाँ आने का ये जो कॉन्फिडेंस है वो एजुकेशन। एजुकेशन से है। मैं बात कैसे कर पाऊंगा कि अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और नहीं पढ़ा लिखा होता सही बात है, सही बात तो मुझे लगता है कि बिहार में भी उस तरीके से, और यार कितने मेहनती होते हैं लोग। बिहार यूपी से आने वाले लोग अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे। मैं जिंदल में, जहाँ मेरे पापा काम करते थे, वहाँ बहुत सारे ऑफिसर रैंक के लोग मजदूर भी हैं, तो वहीं पे ऑफिसर रैंक के भी लोग बिहार से हैं और यूपी से हैं। तो मेहनत ही है और एजुकेशन ही है जो हमारी सारी दिशा बदलेगी, शायद इस पलायन को भी बदले। रोकेगी। और हम सारी उम्मीद चीजें करते हैं कि बहुत जल्द ये पलायन का जो दर्द है उससे सबको मुक्ति मिले, निजात मिले बिहारियों को। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला, आप इस पॉडकास्ट में आए। कैसा अनुभव था आपका इस पॉडकास्ट में? अब मुझे बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, और मज़ेदार रहा। और ये मतलब मैं, शुक्रिया है आप लोगों का, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस तरीके से हम लोगों ने बात की। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें। भाई, और बिल्कुल। नया नया रूप देखने को मिले अशोक जी का। हाँ, विनोद को भी हम लोग देखें और भी नए नए अवतार में आपको हम देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बस देखते रहिए।